Dear students, today we start another very important and interesting chapter from engineering physics, and the name of the chapter is laser. The topic which covers under this chapter is introduction to laser, important terms of laser, detail of laser action or the working, relation between Einstein coefficients, types of laser. Here under this category we discuss two types of laser. One is ruby laser, another is helium laser. Ruby laser comes under the category of 3-level laser and helium neon laser comes under the category of 4-level laser. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इन टॉपिक्स को भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लेज़र पढ़ेंगे, और ये लेज़र का इंट्रोडक्शन अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो ये मान लीजिए इस चैप्टर का 50% आपको समझ में आ गया. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेज़र. इस लेज़र को समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं. अगर वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आती हैं तो आप लेज़र के एक्शन को या लेज़र के वर्किंग को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं. इस चैप्टर के लिहाज से आपका आइंस्टीन कॉफिशिएंट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और यही एकमात्र डेरिवेशन है जो इस चैप्टर में है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. और कई बार एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हीलियम नियॉन लेज़र या रूबी लेज़र में से कोई एक लेज़र पूछते हैं, तो आपको उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन आना चाहिए. तो उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं 3-लेवल लेज़र और 4-लेवल लेज़र के पार्ट में. अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर का, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेज़र समझना है. तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन करने के लिए मैंने क्या किया है, इस लेज़र का फुल फॉर्म लेटर वाइज डिटेल में समझाया है. एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ठीक है, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीफिकेशन. यहाँ इस लेज़र के फुल फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्पलीफिकेशन करना. जो रेडिएशन या जो लाइट मार्केट में रेडिएट होगी उसको हम एम्पलीफाई कर सकें. तो जो एम्पलीफिकेशन है वही लेज़र का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है. लेकिन ये एम्पलीफिकेशन होगा कैसे? एम्पलीफिकेशन होगा बाय विच मैथड? बाय स्टिमुलेटेड प्रोसेस. ठीक है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन से हम एम्पलीफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. अब बात आती है कि ये स्टिमुलेटेड क्या होता है. स्टिमुलेट का मतलब होता है अ थिंग विच इज बीन डन फोर्सफुली, वर्क फोर्सफुली. ठीक है, किसी भी काम को अगर आप जबरदस्ती करा रहे हैं, ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम स्टिमुलेटेड बोलते हैं, राइट. तो अगर मैं एमिशन को स्टिमुलेट कर दूं तो मैं लाइट का एम्पलीफिकेशन फॉर्मेट पा सकता हूं. पर किस तरह के एमिशन को, एमिशन कौन सा, किस तरह के एमिशन को आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं, आप किस तरह के एमिशन को एम्पलीफाई करना चाहते हैं? आप करना चाहते हैं रेडिएशंस को. अब इसका फुल फॉर्म आपके सामने आ गया है. लेज़र का मतलब होता है लाइट का एम्पलीफिकेशन करना स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा. किस प्रोसेस में? रेडिएशन प्रोसेस में. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अब रेडिएशन समझेंगे, रेडिएशन क्या होता है, और इस रेडिएशन को हम स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा क्या एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन होगा. अब फिर समझिए एक बात. रेडिएशन का मतलब है किसी मटेरियल पर अगर मैं एक फास्ट मूविंग फोटोन डालता हूं और उस मटेरियल के सरफेस से एक रेडिएशन मार्केट में होता है. फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि उस मीडियम से जो रेडिएशन हुआ वो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का था, राइट. अब मैं स्टिमुलेटेड एमिशन कॉन्सेप्ट लगाता हूं. इन शॉर्ट मैं स्टिमुलेटेड कॉन्सेप्ट इस मटेरियल पर लगाता हूं, और 5 हर्ट्ज के बजाय अब मुझे रेडिएशन मिल जाती हैं 50 हर्ट्ज की. ठीक है, मुझे रेडिएशन मिल गई 50 हर्ट्ज की. इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन, मुझे एम्पलीफिकेशन मिला. कितना टाइम मिला? 10x मिला. तो मैंने एम्पलीफाई कितने टाइम्स कर दिया? 10x टाइम मल्टीप्लाई कर दिया. किसको? रेडिएशन को, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. अब हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली रेडिएशन.
In physics, radiation is the emission or transmission of energy in the form of waves or particle through space or through a material medium. ऑलरेडी आप जानते हैं किसी भी मटेरियल मीडियम के थ्रू अगर कोई एनर्जी आप पास करवाएं या एनर्जी को जनरेट करवाएं तो हम रेडिएशन कहते हैं. इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल आपके सामने हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज. ठीक है, दीज ऑल आर फ्री एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन. मुझे लगता है कि आपको अब तक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. फिर भी मैं एक बार और एग्जांपल ले लेता हूं. किसी सरफेस के ऊपर मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है. इस सरफेस के ऊपर मैंने एक फास्ट मूविंग फोटोन को स्ट्राइक करवाया. इस फास्ट मूविंग फोटोन ने इस पर्टिकुलर मटेरियल के सरफेस पर वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेजेंट एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन को मार्केट में रेडिएट कर दिया. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन. और इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एमिशन. जब मार्केट में आ चुका होता है, जब मार्केट में लॉन्च हो चुका होता है तो उसे हम बोलते हैं रेडिएशन. ठीक है, यहाँ इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के तरीके को बोलते हैं हम एमिशन. ठीक है, यहाँ ये कहलाता है एमिशन. मार्केट में एक बार आ गया तो ये कहलाता है रेडिएशन. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आपको लेज़र समझ में आ जाए. मैंने पहले ही कहा अगर आपको लेज़र इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया तो 50% लेज़र आपका देन एंड देयर क्लियर हो गया. हम यहाँ पर लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं. स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस को रेडिएशन के एम्प्लीफिकेशन के लिए. ठीक है, मतलब हम लोग रेडिएशन में स्टिमुलेटेड एमिशन कॉन्सेप्ट लगा करके उसको एम्प्लीफाई करेंगे. किसको? रेडिएशन को एम्प्लीफाई कर देंगे. ठीक है, अब हम इसको आगे समझते हैं. ये वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे आप लेज़र एक्शन को और डिटेल में समझ सकते हैं. मैंने कोशिश करी है कि यहाँ कुछ एनिमेशन बना पाऊँ. मैंने एक मटेरियल का ग्राउंड या लोअर एनर्जी लेवल इमेजिन किया है, जिसको मैंने इनिशियली कह दिया कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है और इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है E1. ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसको आप इस इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हो. N1 इक्वल्स टू N0 e to the power minus E1 by KT, where E1 is the energy of that particular energy level and T is the temperature of that particular material, right? Similarly, मैंने उसी पर्टिकुलर मटेरियल का एक हायर एनर्जी लेवल जिसको हमने कहा एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल. वाई आई सेड एक्साइटेड स्टेट? क्योंकि जब आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये उस एनर्जी को लेकर के जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए. ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल कितनी है? E2 एनर्जी लेवल है. और इसको भी हम इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. N2 इक्वल्स टू N0 e to the power minus E2 by KT. That clear? So just I had imagined a material. In that material I had taken two energy example of two energy level. एक एनर्जी लेवल है E1, एक एनर्जी लेवल है E2. इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और जो एक्साइटेड स्टेट है जो हायर एनर्जी में ले रहा हूं उसको मैं दे देता हूं 5 इलेक्ट्रॉन. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा. इसको मैंने बोला है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल. ठीक है, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके लेजर का है, उससे बोलते हैं हम लोग पंपिंग एक्शन या पंपिंग. पंपिंग का मतलब होता है अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द मॉलिक्यूल और द इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल सो दैट that molecule can accept the energy and can jump to the higher or the excited energy state. ठीक है, यहाँ पर ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है. और पंपिंग जो है वो 4 तरह की हो सकती हैं. सबसे पहली पंपिंग कहलाती है मैकेनिकल पंपिंग. दूसरी आपकी पंपिंग कहलाती है ऑप्टिकल पंपिंग. तीसरी आपकी पंपिंग कहलाती है इलेक्ट्रिकल पंपिंग. और सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं थर्मल पंपिंग.
ठीक है, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ पंपिंग विच यूजुअली यूज फॉर द लेजर एक्शन। मैकेनिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है, या मैकेनिकल प्रोसेस से आप एनर्जी दे रहे होंगे, या ऑप्टिकल प्रोसेस आप एनर्जी दे रहे होंगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से एनर्जी दे रहे होंगे। उसी थर्मल का मतलब हो गया आपने हीट दी और हीट के थ्रू आपने उसको पंप कराया। पंपिंग का सिंपल मतलब यह है कि आप उस मॉलिक्यूल को ऊपर जाने के लिए, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, या इसमें एक और टर्म आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेट कर रहे हैं। स्टिमुलेट मैंने अभी बोला था आपको, स्टिमुलेट का मतलब होता है कोई भी काम फोर्सफुली किया जाए, जबरदस्ती कराया जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, एक ब्लू कलर का मैंने एक एटम शो किया है और यहाँ पर मैं उसको पंप करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैं शो कर रहा हूँ कि जब कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाता है जंप करके, तो वहाँ पर उसके रहने का, ये रुकने का जो टाइम पीरियड होता है 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो आपने पंपिंग करी, ठीक है, अब पंपिंग आप कितनी करेंगे, आप कितनी एनर्जी की पंपिंग आपको देनी पड़ेगी। अगेन, ग्राउंड पे कितनी एनर्जी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हायर एनर्जी स्टेट कितनी है, वो है आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अब आपको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी चाहिए, कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैं यहां से देने वाला हूं। So I am giving 6 electron volt of energy during the pumping process by any one of the method, right? ये एनर्जी इस एलिमेंट, इस मॉलिक्यूल या इस इलेक्ट्रॉन को दिया गया और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके ऊपर गया, 10⁻⁸ सेकंड्स रहने के बाद ये नीचे आया और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये मार्केट में से रेडिएट करी। अब इसके प्रोसेस समझते हैं, अभी टर्मिनोलॉजी आ गया। पहला टर्म आपका था पंपिंग, दूसरा टर्म क्या था मेरा, स्टिमुलेटेड। पर कौन सा स्टिमुलेटेड, जब आपने एनर्जी दी तो ये मॉलिक्यूल ने एनर्जी खा ली, एब्जॉर्ब कर ली, तो इसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है A12। ध्यान रखिए, 1 स्टैंड्स फॉर ग्राउंड एनर्जी लेवल, जहां से चला, 2 स्टैंड्स फॉर हायर एनर्जी लेवल, जहां ये पहुंचा। A इज अ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, इसे हम आइंस्टीन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो A12 इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है, ऊपर जा करके 10⁻⁻8 सेकंड्स के लिए स्टे करता है। और 10⁻⁻8 सेकंड्स पूरा होने के दौरान कर क्या रहा है ये, जैसे ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी लेवल था ये आराम से रुका हुआ था, वैसे ही ये मॉलिक्यूल और ये इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट पे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। और स्टेबल करने के दौरान 10⁻⁸ सेकंड्स में ये कुछ एनर्जी यूज कर लेता है, मैं मान लेता हूं इसने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी यूज कर ली। अगर इसको एनर्जी आपने दी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जब ये पहुंचा यहां इसकी एनर्जी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻⁸ सेकंड्स ने इसने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज कर ली, मतलब कंज्यूम कर ली, लॉस कर दिया। तो अब इसकी एनर्जी कितनी बची, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। अब देखिए एनर्जी कितनी बच रही है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल की एनर्जी है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां रुकने के लिए इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एनर्जी यूज करते करते इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। इसका मतलब अब ये मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल पर और देर नहीं रुक सकता, तो ये एनर्जी लेवल इस मॉलिक्यूल को ऊपर से नीचे थ्रो कर देगा। ये जो प्रोसेस है जहां पर इसने अपना पूरा टाइम इंटरवल कंज्यूम करने के बाद ऊपर से नीचे आना शुरू किया, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो काम अपने आप हो, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो काम अपने आप शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका सिंबल होता है बी। भाई मैंने यहां एक गलती कर दी है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है B of 12, बाई मिस्टेक में A लग गया हूं,
और स्पॉन्टेनियस का होता है ए। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, मैं अब फिर से वीडियो लेक्चर रिपीट नहीं कर रहा। आप ये ध्यान रखिएगा, स्टिमुलेटेड का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है बी और स्पॉन्टेनियस का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है ए। ठीक है, ये जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है इस दौरान जब ये मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आएगा तो मार्केट में एक एमिशन करने वाला है, एनर्जी को छोड़ने वाला है। कौन एनर्जी छोड़ने वाला है? ये मॉलिक्यूल एनर्जी छोड़ने वाला है, इसको बोलते हैं एमिशन, एमिट करने वाला है। कितनी एनर्जी एमिट करी इसने? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करी? इसके पास एनर्जी कितनी है? 4.9 की। ग्राउंड की रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है? 0। ये इवन 0.1 एनर्जी लेकर के भी नीचे नहीं लौट सकता, तो इसे मजबूरी में इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस, दैट इज E2 माइनस E1, E2 का मतलब कितना हो गया इस समय? 4.9, जो इसकी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एनर्जी वैल्यू है, माइनस 0, नीचे की कितनी एनर्जी 0 है? 0 है, तो कितना वैल्यू आ गया? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है A21। ध्यान रखिएगा, कहाँ से चला? 2 से चला, कहाँ गया? 1 पे आया। ठीक है, वाई वी आर सेइंग एमिशन, क्योंकि ऊपर से नीचे आने के दौरान इसने एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू एमिशन रेडिएट कर दी। ठीक है ना, तो ये हमारा एक सिंबल कॉन्सेप्ट है रेडिएशन का। किसी भी मीडियम से, अगर किसी भी मेटल से रेडिएशन हो रहा है, 100 वाट के बल्ब में आपने करंट सप्लाई कराया और 100 वाट के बल्ब से रोशनी आना शुरू हुई, तो रोशनी आने के दौरान ये पूरा प्रोसेस उसके अंदर हो चुका है। 100 वाट के बल्ब से रोशनी आने के दौरान जो आपने एनर्जी, ये जो पंपिंग प्रोसेस किया, वो आपने इलेक्ट्रिकल पंपिंग की थी। मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गए, वहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड्स ने टाइम स्पेंड किया और नीचे आने के दौरान एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने मार्केट में रेडिएट करी। ये एक रेडिएशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो मोटो था वो था लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना बाई स्टिमुलेटेड एमिशन, नॉट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से तो एम्प्लीफिकेशन हो ही नहीं रहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन कराना है रेडिएशन के दौरान ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ एम्प्लीफिकेशन क्यों नहीं हुआ? हमने बोला एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपने इनपुट कितना दिया था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको आउटपुट कितना मिला? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम्प्लीफिकेशन कब माना जाता है? जब आपका आउटपुट आपके इनपुट से ज़्यादा होता है। जब आपका आउटपुट आपके इनपुट से ज़्यादा होता है तो इस प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। पर यहाँ तो एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा नहीं है। राइट, अब हम देखते हैं कि ये एम्प्लीफिकेशन कैसे हो सकता है। इसी प्रोसेस में हम ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमारा रेडिएशन एम्प्लीफाई हो जाए। अब देखिए, फिर से मैंने वही पूरा प्रोसेस रिपीट किया। मैंने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल ले रखा है, जिसको हम N1 = N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्साइटेड स्टेट लिया हुआ है, जिसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास लेज़र एक्शन या कहें कि एम्प्लीफिकेशन ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि 1:1 एक मॉलिक्यूल जाता है और एक ही मॉलिक्यूल लौट के आता है, और वो 10⁻⁸ सेकंड्स यहाँ रहते हैं। राइट, ये 10⁻⁸ सेकंड्स वहाँ रह रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, इस इम्प्यूरिटी ऐड को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब होता है हम एक ऐसा मटेरियल चूज करें, एक दूसरा मटेरियल, मतलब अगर मान लीजिए ये मेरा एक्स मटेरियल है तो मैं दूसरा एक वाई मटेरियल चूज करूं, जिस वाई मटेरियल का एक्साइटेड स्टेट या कहें कि हायर एनर्जी लेवल आपके प्रीवियस या कहें होस्ट, इसको बोलें होस्ट मटेरियल के हायर एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ही कम हो। जो डेल्टा ई, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल है, ये बहुत वाइडर नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि मेटास्टेबल स्टेट में आपके मॉलिक्यूल का जो स्टेट टाइम पीरियड है वो बढ़ के 10⁻³ सेकेंड्स हो जाता है। मतलब अब आपके मॉलिक्यूल आपके एक्साइटेड स्टेट पर ज़्यादा लंबे समय तक रुक सकते हैं। कहाँ पर? मेटास्टेबल स्टेट में। तो ये कौन सा टर्म हो गया मेरा? ये थर्ड टर्म हो गया। पहला टर्म मैंने क्या पढ़ा था पिछली स्लाइड में? फर्स्ट टर्म मैंने पढ़ा था आपका पंपिंग।
ठीक है। दूसरा टर्म मैंने क्या पढ़ा था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्या सिंबल था उसका, ए ऑफ 1 2। फिर हमें थर्ड टर्म क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्या सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन था, बी ऑफ 2 1, सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन, यस स्पॉन्टेनियस एमिशन इज बी ऑफ 2 1, राइट। अगेन सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन फिर गड़बड़ कर गया हूं मैं यहाँ पर, स्टिमुलेटेड इज बी एंड स्पॉन्टेनियस इज ए, राइट। ये मैंने पहले भी करेक्शन किया था आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन इज बी ऑफ 1 2 एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन इज ए ऑफ 2 1। डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आप लोग समझ में आ जाना चाहिए। ग्राउंड स्टेट ऑफ होस्ट, हायर स्टेट ऑफ होस्ट एंड हायर स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी या कहें डिस्पर्साइड, जो हम लोग डिस्पर्शन करेंगे, जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसका हायर स्टेट, और उसका ग्राउंड स्टेट आपके बिल्कुल ग्राउंड स्टेट से मैच करेगा। उसमें ग्राउंड स्टेट में कोई एनर्जी लेवल डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट। अगेन टू एक्सप्लेन इन डिटेल, इसको मैं मानता हूं E1 एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं कहता हूं E2 एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मैं बोलता हूं मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट जिसका मैं एनर्जी लेवल मान लेता हूं 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी स्मॉल डिफरेंस ओनली ऑफ 0.5, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग लेजर एक्शन का प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। मैं पंपिंग करता हूं, फर्स्ट प्रोसेस मैंने पंपिंग करी, पंप करने पर ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करके, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करके, बी ऑफ 1 2, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करके ये नीचे से ऊपर जाएगा, राइट। ये प्रोसेस हो गया नीचे से ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट या कहें एक्साइड स्टेट पर जाने का, जिसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब 10 to the power -8 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद क्या ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट नीचे लौटेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अब इस मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन को एक और एनर्जी लेवल दिखाई देता है जहां वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। तो ये 10⁻⁸ सेकेंड्स हो जाने के बाद वहां से यहां आ जाएगा, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाएगा। हायर स्टेट ऑफ होस्ट और हायर स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी लेवल या कहीं मेटास्टेबल स्टेट पर ट्रांसफर होने में यहां कोई रेडिएशन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत कम है। और अब ये 10⁻³ सेकेंड्स के लिए यहां पर रुक सकता है, और यहां पर रुकने के बाद जब ये 10⁻³ सेकेंड से कंप्लीट कर लेगा तब ये लौट करके वापस एनर्जी लेवल पे आएगा, ठीक है, वापस लौट के आया और इसने मार्केट में एक रेडिएशन किया, राइट। क्या सिर्फ मेटास्टेबल स्टेट ऐड करने से मुझे एम्प्लीफिकेशन मिला, आंसर है नहीं, उल्टा हमें लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, इसका एनर्जी लेवल 4.9 आने पर ये नीचे थ्रो कर रहा था। पहले वाली स्लाइड में जो मुझे रेडिएशन मिली थी वो 4.9 की थी, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये डायरेक्ट नीचे ना आते हुए ये 4.9 से कहाँ चला गया, मेटास्टेबल स्टेट पे गया, और जब इसकी एनर्जी 4.4 हो गई, क्योंकि इसकी 4.5 तो ऑलरेडी है मेटास्टेबल स्टेट की, जब एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी 4.4 हुई तो मेटास्टेबल स्टेट ने इसको नीचे थ्रो किया, और रेडिएशन के तौर पर जो एनर्जी अब मुझे मिली वो मिली 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 4.9 से और कम है। तो उल्टा अगर ध्यान से देखूं, ये तो मुझे उल्टा लॉस हो गया मेटास्टेबल स्टेट डालने से, मुझे फायदा कहाँ हो रहा है, राइट। अब फायदा कैसे होगा, अब उसे फिर से समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मैं पूरे एनिमेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पंपिंग करी, मॉलिक्यूल ने एनर्जी लिया और ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किया। पहले वाले केस में वो स्पॉन्टेनियस से ही वापस नीचे आ गया, इसलिए 4.4 एनर्जी लेके आया, यहां से ये यहां गया, राइट। अब देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा, दूसरा मॉलिक्यूल की मैं लगातार पंपिंग कर रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूल आया उतनी देर तक ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ, कि इसका टाइम पे 10⁻³ सेकेंड है, जो -8 सेकेंड से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट हायर एनर्जी स्टेट बढ़ते जा रहे हैं, देखिए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। तो एक टाइम आएगा
जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दी हायर स्टेट, इससे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज नॉन एज, ये रेडिएशन दिखा दी है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा रेडिएशन को। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये कहलाते हैं N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द एक्साइटेड स्टेट, और ये है N1। अगर मैं ऐसा एक कंडीशन डेवलप कर पाऊं जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट हायर एनर्जी स्टेट इज हायर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट लोअर एनर्जी स्टेट, इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्शन, दिस इज नॉन एज पॉपुलेशन इन्वर्शन। ठीक है, ये हमारा कहलाता है पॉपुलेशन इन्वर्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन इन्वर्शन किसे बोलते हैं? नॉर्मल कंडीशन में, आइडियल स्टेट में N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ग्राउंड स्टेट आर ऑलवेज हायर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द हायर स्टेट, इट इज द आइडियल कंडीशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेटास्टेबल स्टेट ऐड करता हूं तो मेटास्टेबल स्टेट की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट हायर स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द ग्राउंड स्टेट, एंड दिस इज नॉन एज पॉपुलेशन इन्वर्शन, दिस नॉन एज पॉपुलेशन इन्वर्शन। अब फायदा क्या होगा, देखिए पॉपुलेशन इन्वर्शन होने के दौरान अब अगर मैं यहां से इस मॉलिक्यूल को नीचे लेता हूं तो यू कैन सी देख 4 मॉलिक्यूल्स का एक साथ रेडिएशन होगा, राइट। अब एम्प्लीफिकेशन हुआ, कैसे एम्प्लीफिकेशन हुआ? अब तक एक एक मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहे थे जो कि थे स्पॉन्टेनियस तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से A to 1। अब मैं इन चारों को एक साथ ऊपर से नीचे ले आऊंगा, इसको मैं कहूंगा स्टिमुलेटेड एमिशन मेथड। चारों को जबरदस्ती एक साथ लाना, एक साथ लेके आ रहा हूं, चारों को एक साथ लाने को मैं स्टिमुलेट क्यों बोल रहा हूं? फिर से देखो, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था, ये नंबर 4 था, नंबर 5 था। नंबर 5 के टाइम इंटरवल में और नंबर 1 के टाइम इंटरवल में कुछ डिफरेंस होगा कि दोनों को 10⁻³ सेकंड टाइम मिल रहा है। हो सकता है कि 1 का टाइम पहले कंप्लीट हो गया हो, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का टाइम अभी बाकी होगा। लेकिन इनके टाइम खत्म होने से पहले, मतलब इनके लाइफ साइकिल, स्टे लाइफ साइकिल खत्म होने से पहले इन पांचों को मैं ऊपर से नीचे थ्रो करता हूं। तो अब क्या हो जाएगा? 5 इंटू इस मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी कितनी थी? 4.5। ठीक है, मैं मान लेता हूं अभी भी 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ ये सब मॉलिक्यूल, हर एक के पास 4.4 है। 5 मॉलिक्यूल लेके मैं नीचे आया, कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हुई कि नहीं हुई? अब जो मुझे ये जो रेडिएशन मिल रहा है ये 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। एनर्जी दी कितनी थी मैंने? अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही दे रहा हूं मैं। मुझे मिल कितनी रही है? 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आउटपुट की एनर्जी आपके इनपुट की एनर्जी से ज़्यादा है या नहीं है? इसी को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। कौन कौन से टर्म आ गए? पंपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जब तक एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं वो नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं, दूसरा एक स्पॉन्टेनियस एमिशन, चौथा स्टिमुलेटेड एमिशन, पांचवा मेटास्टेबल स्टेट, दिस इज मेटास्टेबल स्टेट, सिक्स पॉपुलेशन इन्वर्शन। सो इन शॉर्ट आपको ये 6 टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर होनी चाहिए लेजर एक्शन को समझने के लिए। सबसे पहला कौन सा है? पंपिंग करना, जब तक पंपिंग नहीं होगा मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा क्या है? जब तक एनर्जी वो लेगा नहीं, एनर्जी खाएगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा, इसे बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तीसरा वो जिसका लाइफ साइकिल पहले खत्म हो जाएगा, जो ओल्डेस्ट मॉलिक्यूल होगा वो पहले नीचे गिर जाएगा, उससे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, A to 1। जिन 4 या 5 मॉलिक्यूल को मैं जबरदस्ती नीचे लेके आ रहा हूं उसको क्या बोलूंगा मैं? स्टिमुलेटेड, बी द सिंबल ऑफ स्टिमुलेटेड। एमिशन है तो 2 to 1 लिखूंगा। ठीक है, ये हुआ क्यों? ऐसा हो कैसे पाया? क्योंकि मैंने मेटास्टेबल स्टेट को ऑब्टेन किया। और मेटास्टेबल स्टेट से फायदा क्या हुआ? पॉपुलेशन का इन्वर्शन हुआ। अगर पॉपुलेशन इन्वर्शन नहीं होता तो कभी भी लेजर एक्शन में एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? अगर आपको एक चीज़ क्लियर है तो ये वो टर्म है जिनको अभी हमने पढ़ा। एक्टिव मीडियम का मतलब होता है वो मटेरियल से लेजर एक्शन होने वाला है। कौन कौन से प्रोसेस आए रेडिएशन के लिए? पंपिंग, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, राइट। एक्टिव मीडियम में क्या क्या आया? मेटास्टेबल स्टेट हो गया और पॉपुलेशन इन्वर्शन हो गया।
हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये तो पूरा लेज़र एक्शन को समझने के लिए है कि लेज़र एक्शन कैसे होता है। लेकिन जब हम लेज़र बनाएंगे, फिजिकली लेज़र डेवलप करेंगे, तो लेज़र जो डेवलप करते हैं तो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसे बोलते हैं कैविटी रिजोनेटर। अब हम अगले लेक्चर में कैविटी रिजोनेटर के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कैविटी रिजोनेटर कैसे हेल्प करेगा हमारे पूरे लाइट को एम्पलीफाई करने में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को मैं फिर से रिवाइज करूंगा और लेज़र का वर्किंग विद देयर एक्टिव कंपोनेंट्स वो समझाऊंगा। ठीक है, टिल देन बाय एंड टेक केयर।